क्या हो बिहार के लाला, नमस्कार। मैं विनोद मिश्रा आज फिर ये बिहार स्वाभिमान नमस्कार, आंदोलन की नमस्कार, तरफ से नमस्कार। एक नए मुद्दे के साथ मैं आया हूँ। और मुझे लगता है कि मेरे साथ वही हमारे पुराने साथी रवि उपाध्याय जी हैं, राजेश राज जी हैं। क्या हो राजेश जी, खुशबा ना? चकाचक राजेश एकदम राज जी। एकदम चकाचक बा। एकदम चकाचक है चकाचक ना? बा। हाँ। अब बिहार में चारों बगल चकाचक बा। मूसलाधार अपन बारिश बताई। के बीच बस एकदम चकाचक बिहार में मूसलाधार बारिश के बीच चुनावी सरगर्मी का राजेश बाबू एकदम पूरा हलाक हलाक हो गए पूरा। एकदम पूरा मिथिलांचल सब बाढ़ से डूबल बा। आ ऊपे चुनाव के सरगर्मी। और उमे कोई मुद्दा नहीं बा। आज बिहार स्वाभिमान आंदोलन का जो सबसे इंपॉर्टेंट ये है रवि जी, कि इसका सब्जेक्ट भी है कि बिहार में चुनाव सियासी दंगल मुद्दा विहीन। तो मुद्दा विहीन चुनाव जो 2020 का बिहार असेंबली चुनाव है, और उस सियासी दंगल में हमें यह पड़ताल करने की जरूरत है कि बिहार का इलेक्शन तो पिछले 25-30 साल से हर बार खास रहा है। रवि जी, आप शायद देखे होंगे बिहार के चुनाव को हर बार एक अलग तरीके से बिहार के चुनाव को मीडिया ने कवर किया है। और उसका मुद्दा जो है वो जमीनी मुद्दे से हमेशा अलग रहा है। आप जब देखे होंगे कि टीएन शेषन जब चुनाव के लिए बिहार चुनाव के कवर करने के लिए हम लोग भी उस समय में पत्रकारिता की एक शुरुआती दौर में थे। हमने बिहार के उस चुनाव में कभी ये मुद्दा नहीं पाया कि लोगों की जरूरतें क्या है। वो मुद्दा होता था कि टीएन ठीक बात। शेषन सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, टीएन शेषन हाई कोर्ट जा रहे हैं, टीएन शेषन को इलेक्शन कमीशन में उतना पावर नहीं मिल रहा है। बिहार में भी जो लालू जी का अपना तेवर है वो टीएन शेषन को मान नहीं रहा है। इलेक्शन कमीशन अपने पावर के लिए छटपटा रहा है, गवर्नमेंट जो है कुछ मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उसके बीच में फ्री एंड फेयर इलेक्शन का जो दावा है टीएन शेषन को, उसको पूरा करना है। फिर आपने देखा है केजरीवाल साहब आए। तो मिला जुला के हम लोगों ने बिहार के इलेक्शन में सिर्फ सेंसेशन देखा है, मुद्दा नहीं देखा है। ये कोई पहली बार ऐसा नहीं होने जा रहा है कि 2020 में कोई मुद्दा नहीं है। ये हमेशा रहा है। ऐसा क्या है बिहार में कि हम बगैर मुद्दे के चुनाव लड़ते हैं और पूरा देश जो है उस चुनाव के बिहार के चुनाव में पूरा इंजॉय करता है। क्या ऐसी चीज क्या है रवि जी? आवाज ऐसे से विनोद जी, ऐसा है कि लास्ट में जो आप कुछ बोले वो नहीं सुनाई पड़े। मुद्दा विहीन चुनाव है ये सुनाई पड़ा, और टीएन शेषन और केजे राव, ये समझ में आया। तो एक दो बात हम शुरू की जो आप देखिए, आप कहाँ चले गए? शुरू की जो राजेश जी भी चले गए। अच्छा, ठीक है, आ गए। देखिए, ये जो शुरू की में आपने कहा कि 2005 के पहले जो है सो क्या था कि राजेश जी, भैया लग रहा है कि रवि जी हमसे थोड़ा सा संपर्क में कट गए हैं। हम लोग अपने ही थोड़ा सा अपने ही मिथिलांचल को देखें। राजेश जी, आप देखो कि मिथिला का हम लोग जितने करीब से देखे हैं, मिथिलांचल के चुनाव जो है किसी भी पार्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप आरजेडी को देखें कि जब जब भी सत्ता में आरजेडी आई है मिथिलांचल में एक मुश्त वोट देके आरजेडी को सत्ता में लाई। और चुनाव में प्रक्रिया में सबसे अगर ज्यादा गैर राजनीतिक चर्चा अगर कहीं है बिहार में तो मिथिलांचल में ही है। कोई मुद्दा नहीं होता है अपने यहाँ, कोई सरोकार नहीं होता है सामाजिक जीवन से, सिर्फ सरोकार होता है वहां जीवन के। रवि जी आ गए हैं क्या आप? तो राजेश जी, मैं रवि जी से बाद में आऊंगा कि बिहार में इस बार मुद्दे को लेकर इतना अकाल क्यों है। आप तो राजेश काफी कनेक्टेड होते हैं सारे पॉलिटिकल लीडर्स के साथ में, सबके साथ आपका बैठना उठना है। ऐसा क्या है इस बार कि कोई मुद्दा ही नहीं है, बस दंगल है, बिहार का दंगल है, इसी में लोग खुश है कि बिहार में कुछ हो रहा है, कोरोना काल में चुनाव हो रहा है, देश का पहला चुनाव। देखिए विनोद जी, सबसे पहले बिहार स्वाभिमान आंदोलन का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने इस मुद्दे के लिए हम सबों को इकट्ठा किया, आमंत्रित किया। और हम सब लोग बिहार से हैं। पटना से रवि उपाध्याय साहब का भी स्वागत है, और विनोद मिश्रा जी हमारे अग्रज, वो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपने बिल्कुल सही कहा कि कोरोना काल में ये लगता है कि विश्व में पहला ये चुनाव ऐसा होगा जो बिहार एक रिकॉर्ड कायम करेगा, इतिहास बनाएगा, जिसमें हेलीकॉप्टर नहीं गिरेंगे, जिसमें चुनाव प्रचार का वो फ्लेवर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके बावजूद भी पूरे
वर्ल्ड की मीडिया जो है वो बिहार आएगी चुनाव कवर करने के लिए, ऐसा हम सब मानते हैं, क्योंकि बिहार पर तो पूरे दुनिया भर के लोगों की नज़र रहती है। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि मिथिलांचल हो या पूरा बिहार हो, कहीं ना कहीं मुद्दों की भरमार है, मुद्दों की कोई कमी नहीं है। इसके बावजूद मुद्दों के इर्द गिर्द जो है वो सियासत नहीं घूम रही है। टिकटों के वितरण से लेकर के वोट बक्से में वोट गिराने तक कहीं ना कहीं जो सामाजिक समीकरण है, सामाजिक जो इश्यूज हैं, उसी आधार पर लोग वोट डालते हैं। और ये बिहार की एक बड़ी विडंबना रही है, जिसकी वजह से पुलरल्स जैसी पार्टियां, जो पुष्पम प्रिया चौधरी के नेतृत्व में वो पार्टी खड़ी हुई है, वो लड़की विदेश से आई है और हर क्षेत्र में जाकर कम से कम जो इंटेलेक्चुअल मतदाता है, इंटेलेक्चुअल जो पढ़े लिखे लोग हैं, उसको वो जगाने का काम कर रही है। लेकिन बिहार का जो एक जितनी तमाम बड़ी पार्टियां हैं, वहां पर पढ़े लिखे लोगों की पूछ कम है और मुद्दा विहीन चुनाव यह होता जा रहा है। इश्यूज कौन है? और बेरोजगारी का जो आलम है, बेरोजगारी का दर जो है बिहार में बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में आज प्रमुख जो प्रतिपक्षी पार्टी है विनोद जी, तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है और उसने कहा है कि 10 लाख बेरोजगारों को कैबिनेट की पहली बैठक में हम नौकरी देंगे। हम रवि उपाध्याय साहब से ये पूछना चाहेंगे, आपको आपकी भूमिका में आते हुए, कि रवि साहब पटना में हैं, क्या लगता है कि जो बेरोजगारी को दूर करने की बात तेजस्वी यादव या प्रमुख प्रतिपक्षी पार्टी आरजेडी कर रही है, कि हमारी सरकार बनी तो कैबिनेट की पहली बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, क्या ये आने वाले दिनों में संभव होता हुआ दिखाई पड़ रहा है? राजेश जी, मुझे लगता है कि रवि जी से हमारा संपर्क टूट गया है। अभी रवि राजेश जी का नेटवर्क शायद कुछ ओवर है, वो नहीं शामिल हो रहे हैं। लेकिन मैं हम लोग आप इस पे सही विनोद जी। हाँ हाँ हम जी जी। हाँ हम लोग इस पे चर्चा करेंगे। ये बहुत कार्य की बात आपने कही है। मैं इसीलिए तो बात कर रहा था कि क्या ये मुद्दा जो आज अगर तेजस्वी जी को लगा कि ये मुद्दा जो है बिहार में आज जो बेरोजगारी का और कोरोना के काल में जो बहुत सारे मजदूर प्रवासी भाई हमारे सारे बिहार में आ गए हैं, उसमें से काफी लोग अब वापस आने लगे हैं शहरों में। जहां जहां वो जगह पे काम छोड़ के गए थे वो वापस हो रहे हैं। आपके बिहार से वो पलायन एक्सप्रेस जो है बड़ी रफ्तार से फिर चलने लगी है राजेश जी। दिक्कत यह है कि बिहार में आप जो लोगों को भरोसा दे रहे हैं कि हम पहली कैबिनेट के मीटिंग में 10 लाख लोगों के नौकरी की अनुशंसा जारी करेंगे, तो लोग सवाल आपसे जरूर पूछेंगे कि आपके पास रिसोर्सेज क्या है। इस 20 साल से 2002 में आपको याद होगा कि बिहार और झारखंड का जो डिवीजन हुआ, स्पेशल स्टेटस की मांग को लेकर ये सरकारें आज तक प्रयास कर रही है। राजेश जी, आपको याद होगा कि पिछली बार के इलेक्शन में नीतीश कुमार ने कई बोरा जो है भर भर के बिहार से हस्ताक्षर कैंपेन कराया था कि स्पेशल स्टेटस का बिल्कुल हमको दर्जा नहीं मिलना चाहिए, हमको अलग पैसा मिलना चाहिए। आप बिल्कुल। जब सेंटर पे ही पूरे डिपेंड हैं, आप जानते हैं कि आपका पहाड़ी इलाके राज्य नहीं है, आप मैदानी इलाके के राज्य हैं, आपको स्पेशल स्टेटस की बात नहीं हो सकती है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है जो जम्मू कश्मीर को और बाकी जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट को मिला हुआ है फैसिलिटीज, वो बिहार को नहीं मिल सकता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। लेकिन आप अभी तक पूरे बिहार के जनता को पिछले 30 बिहार और झारखंड का विभाजन हुआ तब से लेके आज तक आप सेंटर के तरफ ही कटोरा लेके खड़े हुए हैं कि आप हमें रिसोर्सेज दो, हम बिहार में कुछ डेवलपमेंट कराएंगे। तो तेजस्वी जी से कोई पूछे कि 10 लाख की नौकरी के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज है, एक एग्रीकल्चर के इनकम को छोड़ के बिहार के पास क्या साधन है? और इस एग्रीकल्चर में जहां 40% का एग्रीकल्चर में भी विनोद जी, एग्रीकल्चर में भी वह स्कोप बिहार में दिखाई पड़ने के बावजूद नहीं दे दिखाई रहा, नहीं पड़ता जो अन्य राज्यों में है। क्योंकि आप अन्य राज्य में है। देखेंगे, बिल्कुल आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ आपने बिहार सही में कहा। नहीं, एक लेकिन समय। हमारा अभी अभी राजेश जी हमारा थोड़ा अभी के जी छोड़ दो। आवाज नहीं। नहीं है, आवाज नहीं है, आवाज नहीं है, बोल दिया आवाज नहीं, कुछ नहीं है।
हम्म। राजेश जी आवाज नहीं आ रही है। हेलो राजेश जी आवाज सुन रहे हैं क्या? अनम्यूट कीजिए ना। अभी आवाज हमको मिल रही है राजेश जी के बच्चे के रोने की। हाँ राजेश जी। हाँ अब आवाज मिल रही है। रवि उपाध्याय सर की आवाज मिल रही है। विनोद हाँ, विनोद हाँ, सर की आवाज नहीं आ रही है। आप विषय को रखिए ना, आप रख रहे थे राजेश जी, आप बोलिए ना, तब तक विनोद जी कनेक्ट हो जाएंगे। हाँ वही रवि रवि उपाध्याय सर से हम जानना चाह रहे थे कि सर आज जो हाँ, नेता बोलिए ना। प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जो कहा है आज कि 10 हाँ, लाख हमारी अगर सरकार बनेगी तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को हाँ, हम नौकरी देंगे। तो इस हाँ। दावे में कितना दम आपको दिखाई पड़ता है? देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट रूप से कहा है कि मैं 10 लाख बेरोजगार युवाओं को नौकरी दूंगा। और वह नौकरी वो कहते हैं कि वो हमसे लोग पूछते भी हैं कि कैसे आप 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। तो उसके लिए उन्होंने एक खाका तैयार कर रखा है और बताया कि बिहार में स्वास्थ्य के क्षेत्र में कितने चिकित्सकों की जरूरत होगी, नंबर एक। तो वो प्रति व्यक्ति मैंने इतने लोगों पर की आंकड़ा भी बताया कि इतने लोगों पर कितने चिकित्सक की जरूरत होती है, वो हम लोग हमारे पास नहीं है, नंबर एक। नंबर दो बात, पुलिस बल, पुलिस में बोले कि पुलिस में भी रिक्तियां पड़ी हुई हैं और उसके बाद से स्वास्थ्य कर्मी भी नहीं है। इस तरह से उन्होंने बहुत सारे आंकड़े दिए। और कृषि के वो बोले कि हम उसको उद्योग लगाएंगे, छोटे उद्योग बड़े उद्योग लगाएंगे, उसमें भी हम उसमें करेंगे। तो वो फिर फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाएंगे। तो इस तरह से बोल करके उन्होंने पूरा खाका दिया, बोला कि 10 लाख बेरोजगार युवाओं को हम जो है सो नौकरी देंगे। तो उन्होंने तार्किक ढंग से उसको पेश किया, न कि इस तरह से मैंने बोल दिया कि सिर्फ 10 लाख देंगे, लेकिन कहां से देंगे, कैसे देंगे, बजाबते उन्होंने उसका एक ब्लूप्रिंट तैयार करके उसको संवाददाताओं के समक्ष रखा है, नंबर एक। नंबर दो बात, वो बोले कि यह देखिए सिर्फ हमारा ये चुनावी जुमला नहीं है, हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं कि जैसे पहले कहा गया था, पूर्व की सरकार ने कहा था कि मैं इतना लोगों को 12 करोड़ लोगों को दूंगा और सबके खाते में पैसा जाएगा, वह बात नहीं है। आप देखिए ये हमारा ब्लूप्रिंट है, इस तरह से हम काम करेंगे और ये सिर्फ चुनावी जुमला नहीं है, ये सच्चाई है। अगर हम पहले सरकार हमारी बनेगी तो फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में हम इस पर मुहर लगाएंगे। एकदम क्लियर कट है उनका, कभी भी इसमें कहीं कुछ बात इधर उधर की बात उन्होंने घुमा फिरा के नहीं कही। तो निश्चित तौर पर तेजस्वी जो है सो देखिए अभी युवा हैं और वो बिहार में उनको कुछ करने का मौका है। इसलिए भी आप देखेंगे कि वो उनके जो भी राष्ट्रीय जनता दल के जो पोस्टर बैनर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं पूरे बिहार में, उसमें कहीं भी लालू और राबड़ी का कहीं भी फोटो नहीं है। तो यह लोग अब देखिए इस पर विपक्ष जो है, विपक्ष कहने का मतलब सत्तारूढ़ दल, अब उस पर निशाना लगा रहा है कि वो उनको अपने विरासत पर भरोसा नहीं है, विरासत में उनका कुछ नहीं मिला, इसलिए। तो ये तरह तरह की बातें हैं, लेकिन उनका एकदम क्लियर कट और लाउड मैसेज है कि हम जो है सो लालू यादव को लेकर के बार बार उनको घेरा जाता था कि देखिए जेल में बंद है, वो कुछ नहीं किए, जंगल राज 15 साल का। तो वो उससे वो निजात पाने के लिए उन्होंने यह कदम उठाया है कि कहीं भी पोस्टर बैनर में लालू राबड़ी का नाम नहीं दिया है, कहीं कहीं फोटो नहीं है। तो क्या रवि सर ये माना जाए कि मतलब तेजस्वी जो है वो अपने जो पार्टी के जो बड़े नेता है उनकी छवि से आप बाहर निकलकर एक जो है समरस समाज या नया प्रयोग करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं? हाँ देखिए, हाँ राजेश जी, उसमें देखिए ऐसा है कि तेजस्वी यादव का की पार्टी का पहले सब लोगों का एक ही था, हम लोग जानते थे कि MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण, माने राजद का मतलब मुस्लिम यादव समीकरण। तो वो उसको जानते थे कि मुस्लिम यादव समीकरण, MY समीकरण को लेके जब वो चुनाव में जाएंगे तो वो उसमें उनकी सरकार नहीं बन सकती है, थंपिंग मेजोरिटी से सरकार नहीं बनेगी। हाँ ठीक है, 10-20, 50, 30, 50, 80 करके वो ले सकते हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी पार्टी का नारा ही बदल दिया, A to Z पार्टी कर दिया। उसने बोला MY नहीं, A to Z पार्टी है हमारी पार्टी। A to Z
का मतलब है उसमें समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व, उसमें सवर्ण समाज भी हैं, दलित भी हैं, पिछड़े भी हैं, अन्य पिछड़े वर्ग, माने तमाम लोगों का प्रतिनिधित्व ए टू जेड पार्टी रखा। और ये उन्होंने मैसेज देने का काम किया है। और उन्होंने उनकी पार्टी में जो कार्यकारिणी भी बनी है या जिला अध्यक्ष भी बने हैं, तो उसमें सभी समाज के सभी वर्गों को उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया है। यह तो एक बार दिखाई पड़ रहा है कि उनका विजन कुछ और है और वो चाह रहे हैं इसी तरह से पार्टी को आगे बढ़ाना। तो यह तेजस्वी यादव का जो है सो राष्ट्रीय जनता दल है, न कि लालू प्रसाद यादव का राष्ट्रीय जनता दल है। ठीक है, लालू प्रसाद यादव पर्दे के पीछे से मदद कर रहे हैं, बता रहे हैं, सब उन्हीं के दिशा निर्देश पे हो रहा है, लेकिन तेजस्वी के चेहरे को आगे रख करके तेजस्वी अपने हिसाब से किस तरह से पार्टी को आगे ले जाना है। और वो जान रहे हैं कि उनके विपक्ष में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जी हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमको ए टू जेड बनाना ही होगा, और नहीं तो हमको फिर चुनाव में कहीं से भी हमको लाभ नहीं मिलने जा रहा है, हम फिर सिमट के रह जाएंगे। तो यह एक विजन है उनका, जो कि एक कम उम्र में इतने बड़े इस तरह का विजन कम देखने को मिलता है। हाँ राजेश जी। विनोद जी आवाज मिल रही है आपको? विनोद जी का ऑडियो नहीं मिल रहा है, आप अनम्यूट कीजिए। आपका ऑडियो जो है वो अनम्यूट कीजिए, वो म्यूट है। राजेश जी तो हमको बोल रहे हैं विनोद जी का वीडियो जो है अनम्यूट करना होगा, वो म्यूट आ रहा है आपका। बिल्कुल बिल्कुल, आप राजेश जी बात रखिए, मैं उनसे करवा रहा हूँ। हाँ, तो रवि सर, मैं ये कह रहा था कि क्या लगता है कि जो मतलब हम एक मुद्दा विहीन सियासत की बात कर रहे हैं, तो एक लग रहा है कि बिहार अब मुद्दों के दौर में जो है प्रवेश करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हाँ विनोद जी, आवाज मिल रही है आपकी? देखिए राजेश जी, मुद्दा विनोद, अच्छा रवि जी, हाँ रवि जी, एक मिनट में आपकी बात को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग आपने बात कही, आपने बहुत मजेदार बात की है। मुझे लगता है कि बिहार में 30 के बाद एक ये नया प्रयोग होने रहा, मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी बात जो है। कम से कम एक पॉलिटिकल जो बिहार का डेवलपमेंट है उसमें इसको बड़ा डेवलपमेंट कहा जा सकता है। लेकिन मैं रवि जी आपसे ये जानना चाहता हूँ, हाँ बोलिए। ये जो आपने बताई है बात, ये पॉलिटिकल डेवलपमेंट का एक माइलस्टोन है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। इसलिए मैं इसमें ये जानना चाह रहा था, ये 30 साल के बाद ये पहला मौका है कि लालू जी इस बार इलेक्शन कैंपेनिंग में नहीं होंगे, और इलेक्शन कैंपेनिंग में अगर जी नहीं है तो क्या लालू जी की जो छाया है, आप रवि जी, हम लोगों ने देखा है इस 30 साल 15 साल जो चुनाव हुआ था, लालू बनाम पूरा का पूरा जो जमात होती थी वो होता था। अब जो है वो सही बात है 15 साल बनाम 15 साल। तो क्या आप लालू जी को बिहार में आरजेडी क्या एक कदम आगे चल सकती है क्या? तेजस्वी पिछले 1 साल से बार बार हर पब्लिक फोरम में जाके कह रहे हैं कि मुझे आप उन सारे चीजों को भूल जाइए, आप उसके लिए माफी भी उन्होंने मांगी है। तो क्या आपको लगता है कि लालू जी का जो रीजन था, जिसको सामाजिक न्याय के बारे में पूरा देश ने उसको रिस्पेक्ट और एक आदर किया था, क्या तेजस्वी यादव अपने नए पॉलिटिकल स्टाइल में लालू जी का जो इतना बड़ा स्टेचर था, उसके सामाजिक न्याय का जो उन्होंने इतिहास बनाया था, क्या उसको खत्म करके, समाजवाद के उस परिभाषा को खत्म करके वो एक नए मॉडल को नए मॉडल को सामने में लाएंगे और जनता उसको एक्सेप्ट कर लेगी? ऐसा आपको लगता है रवि जी कि बिहार में आज भी क्या लालू यादव को माइनस करके आरजेडी क्या इस चुनाव को ला सकती है? ऐसा आपको यकीन है? देखिए हम एक बात बताते हैं, वो देखिए, लालू यादव की गैर मौजूदगी में तेजस्वी प्रसाद यादव कमान संभाले हुए हैं पार्टी की, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और लालू, लेकिन वो उनको घेरने, अब ये एक बात आप सबसे इसको समझने की जरूरत है कि लालू प्रसाद यादव की तस्वीर राजद के होर्डिंग बैनर से क्यों हटाया गया। क्योंकि आप देखेंगे कि जो भी विपक्ष माने सत्तारूढ़ दल है, वो लगातार जो है सो माने लालू की तस्वीर पर ही टारगेट करता था कि देखिए उनकी तस्वीर लगी हुई है, इस पार्टी का क्या होने वाला है जिसका नेता ही वहां बंद है। तो ये तरह तरह का, और फिर उसके बाद ये घोटाला, ये वो जो भी है, तो वो उसको बोलते थे। और लेकिन तेजस्वी यादव ने हटा करके, रवि जी, तो रामविलास पासवान ने भी अपना पोस्ट हटा के अपने बेटे को आगे कर दिया है। आज अगर ये देखिए, तो क्या आपको लगता है, एक मिनट मैं अपनी बात कह रहा हूं
कि आपको ये लगता है कि ये आरजेडी ने अपने तरीके से एक नई चीज को, या राजीव जी जो हम लोग बात कर रहे थे मुद्दे को लेके, तो उसने एक मुद्दे को आगे करने में यूथ बनाम ओल्ड चेहरे को ये बढ़ा दिया है रेबल में। अगर तेजस्वी यादव पूरे के पूरे जो अभी नीतीश जी के कैबिनेट में हैं उनमें सबसे जवान और सबसे तेज तर्रार, जैसा कि एक मैंने पोस्टर आज सुबह सुबह देखा, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार। तो तेज रफ्तार का जो एक सिंबॉलिक उन्होंने ये जेस्चर दिया है कि भैया हम सबसे कम उम्र दराज के, बिहार में सबसे कम उम्र के जो पॉलिटिशियन है वो बिहार में एक बदलाव ला सकता है। ये सारे जो जेपी मॉडल के जो जितने नेता थे, चाहे वो नीतीश जी हो, चाहे सुशील मोदी हो, या उनके कबीना के पिछले 25-30 साल से जो लोग चलते आ रहे हैं बिहार में, जिनको बिहार के जो यूथ है, यूथ मतदाता जो सबसे ज्यादा वोटर्स है, वो उसको एक तरह से किसी भी तरह से एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है। क्या ऐसा लग रहा है? इसीलिए तेजस्वी ने सिर्फ अपना फेस आगे किया है, लेकिन तेजस्वी के पास साथ में तेज प्रताप भी है रवि जी। नहीं नहीं, वो ठीक है, लेकिन आप तेज प्रताप का कहीं पर भी आप नहीं देखेंगे तस्वीर। तेजस्वी की ही तस्वीर हर जगह है। आपने कहा चिराग पासवान और रामविलास पासवान की, तो ये देखिएगा कि चिराग पासवान के माने लोक जनशक्ति पार्टी के होर्डिंग बैनर में हर जगह रामविलास पासवान का की तस्वीर लगी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के पोस्टर बैनर में कहीं भी लालू राबड़ी की तस्वीर आपको नहीं दिखाई पड़ रही है। यह मैं कह रहा हूं, इसको देखिए बहुत माइक्रो लेवल भी इसको जाकर के सर, ये नहीं कि आप देखिएगा कैसे मैंने उनकी तस्वीर गायब है लालू अच्छा और रवि राबड़ी जी, की, जो वो उनके दो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं दोनों। रवि जी, मैं एक बहुत उम्दा चीज में अभी सवाल मेरे दिमाग में आया, अभी मैं देख रहा हूं हमारे कोई व्यूअर पूछ रहे हैं। राजेश, आप बताना कि ये ऐसा क्या हुआ बिहार में, एक पूरे के पूरे जो कॉम्बिनेशन बने, अभी जो काफी यूथ चेहरे सामने आए हैं उनका कहीं ना कहीं से पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, उन्होंने अपने उस डेनेस्टी को संभाला है। चाहे आपने पुष्पम प्रिय चौधरी की बात बताई है अभी, चाहे वो तेजस्वी हो, तेज प्रताप हो, चाहे रामविलास जी के पार्टी के अपने बेटा ने उनको ये कमान संभाल लिया है, तो पूरा का पूरा जो कुनबा है वो किसी न किसी से राजनीतिक रिकॉग्निशन के लिए वो ऐसा नहीं है कि उसको नहीं है, समाज ने उसको जाना पहचाना है। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि आप इस दौर में आप देखें कि क्या पॉलिटिकल पूरा एक कास्ट का कॉम्बिनेशन जो बिहार पॉलिटिक्स का है उसका एक तरह से ठेकेदारी प्रथा हो गई है क्या? अब आप देखिए कि पूरे बीजेपी में इतने सारे बड़े बड़े स्टालवार्ड, बड़े बड़े लीडर आए, चाहे शेड्यूल कास्ट के मोर्चे पे या ओबीसी के मोर्चे पे या और जो मोर्चे पे बहुत पढ़े लिखे लोग सब भी आए। राजेश, क्या बिहार में ऐसे, या कांग्रेस में आप देखो, कांग्रेस पिछले 25-30 साल से आप देखें रवि, तो बैसाखी के सहारे ही कांग्रेस पार्टी चल रही है। हर बार वो कहीं ना कहीं अपना अलायंस और इस चीजों को ढूंढ रही है। तो कांग्रेस अपने पार्टी संगठन को खड़ा करने के लिए बिहार में इच्छुक ही नहीं है। लेकिन अगर बीजेपी ने खड़ा की है तो बीजेपी के वो जो कास्ट लीडर थे, वो जो ओबीसी के लीडर थे या शेड्यूल कास्ट के लीडर थे या दूसरे दूसरे कास्ट के जो पढ़े लिखे लीडर आए, उनका पोस्टर में नाम क्यों नहीं है, उनका पोस्टर पर फेस क्यों नहीं है राजेश? एक ही बार चिराग के नाम पे पूरा चेहरा हो जाता है उसके। देखिए, बिहार की ये विडंबना रही है विनोद जी कि कहीं ना कहीं जो पॉलिटिकल पार्टियों के जो विरासत संभालने वाले लोग हैं वो वन मैन शो चलाते रहे हैं। लेकिन जो रवि उपाध्याय सर बता रहे थे, अगर ऐसा होता है कि बिहार में अगर मुद्दों की भरमार के बीच मुद्दा विहीन सियासत होती रही है और अचानक से अगर मुद्दे सामने आ रहे हैं तो उसकी पड़ताल भी होनी चाहिए, उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए। और उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि अगर 15 साल बनाम 15 साल की अगर लड़ाई हो रही है तो उस दोनों सरकारों की समीक्षा भी होनी चाहिए। और अगर बिहार में अगर आरजेडी के पोस्टर से अगर लालू रबड़ी की तस्वीर गायब है तो हम कह सकते हैं कि बिहार जो है तेजस्वी, आरजेडी जो है वो तेजस्वी के काल में तेजस्वी के इर्द गिर्द जो है वो घूम रही है। और तेज प्रताप जिस तरीके से पिछले कई वर्षों से पार्टी में दखल करते रहे और अचानक से उनकी भूमिका जो है उसको सीमित कर दी गई है। और जैसे वो हसनपुर से चुनाव लड़ने के लिए गए, उसके बाद लालू प्रसाद से मिलने रांची गए, लालू जी ने उनको कह दिया कि भाई जहां से चुनाव लड़ना है लड़ो। लेकिन जो उनके समर्थक हैं, ये मैं आपको बहुत ही एक ब्रेकिंग खबर बता रहा हूं
कि तेज प्रताप के जो बहुत सारे समर्थक जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, उनको लालू प्रसाद ने साफ शब्दों में मना कर दिया है, कह दिया है कि तेज प्रताप को जहां से लड़ना है वो चुनाव लड़ लें। हालांकि वो महुआ सीट बदलने के लिए भी तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने कह दिया है कि अगर वो हसनपुर लड़ना चाहते हैं समस्तीपुर से तो वो लड़ लें। लेकिन जो उनके साथ के लोग हैं उनकी सूची जो है वो नहीं ली गई, उनके जो समर्थक हैं उनमें मायूसी है। तो हम कह सकते हैं कि अगर तेजस्वी आरजेडी को एक नए दौर में अगर ले जाना चाहते हैं, लालू राबड़ी की तस्वीर अगर हटाई जा रही है, तो यह कहीं ना कहीं एक अच्छा संकेत हो सकता है आरजेडी के लिए और उनकी पार्टी के लिए और बिहार के लिए भी, कि अगर बिहार में डेवलपमेंट के इर्द गिर्द, आपने पहले देखा होगा कि केवल भारतीय जनता पार्टी डेवलपमेंट की बात करती थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सभाओं में विकास के नाम पर वोट मांगा करते थे। नीतीश कुमार को भी हमने देखा कि 2010 के विधानसभा चुनाव में जब 5 साल उनकी अच्छी लॉ एंड ऑर्डर और सड़कों वाली सरकार रही, साइकिल वाली सरकार रही, बेटियों को पोशाक देने वाली सरकार रही, उस सरकार को चलाने के बावजूद भी नीतीश कुमार यह कहते हुए विनोद जी देखे जाते थे, मैंने पूरा 2010 का विधानसभा चुनाव कवर किया था, वो कहते थे कि डॉक्टर बीच में मत बदलिएगा, नहीं तो इलाज खराब हो जाएगा। तो नीतीश कुमार का कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं उस समय भी ये जवाब दे रहा था कि इतना अच्छा काम करने के बावजूद भी वोट मांगने में कहीं ना कहीं बेचारगी प्रदर्शित हो रही थी। उनको एक डर लग रहा था कि शायद कहीं लालू प्रसाद कम बैक न कर जाए, इसलिए वो बार बार कह रहे थे कि देखिएगा हमने 5 साल तक इलाज किया है और बीच में डॉक्टर मत बदलिएगा, नहीं तो इलाज खराब हो जाएगा। तो अगर बिहार उस दौर से अगर निकलना चाहता है या कोई पार्टी अगर परिवारवाद के दौर से निकलना चाहती है, तो यह एक अच्छी शुरुआत कही जा सकती है। और चिराग पासवान ने भी बिहारी फर्स्ट करके अपना एक अभियान शुरू किया था, हालांकि कोरोना की वजह से उनका अभियान जो है वो भी बंद हो गया था। और तेजस्वी अगर लालू राबड़ी की तस्वीर हटाकर और 10 लाख लोगों को नौकरी देने की बात कर रहे हैं, और जैसा रवि उपाध्याय साहब ने कहा, तो मुझे लगता है कि आरजेडी जैसी सोशल इक्वेशन वाली पार्टियां को भी अब ये समझ में आ गया है कि बिहार में अगर डेवलपमेंट के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे, बिहार में अगर विकास के नाम पर अगर वोट नहीं मांगा गया, तो शायद अब जनता उस जाति की परिधि में घूमने वाली पार्टियों का हश्र पहले भी कर चुकी है और आने वाले समय में और भी इसका दुष्प्रभाव जो है वो देखने को मिल सकता है। इसलिए डेवलपमेंट का जवाब अगर डेवलपमेंट से दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विकास के नाम पर अगर वोट मांग रहे हैं और अगर अपोजिशन पार्टियां भी अगर डेवलपमेंट के नाम पर वोट मांगने के लिए आगे बढ़ रही हैं, तो मुझे लगता है यह एक अच्छी पहल, अच्छी शुरुआत हो सकती है। और जो बिहार का नौजवान है जो बिल्कुल सोया हुआ है, वो अगर जग जाए और सिर्फ डेवलपमेंट पर वोट करे, कास्ट इक्वेशन पर टिकट ना मिले, कास्ट इक्वेशन पर वोटिंग ना हो, तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती है। रवि उपाध्याय साहब ज्यादा अच्छा बेहतर बता सकते हैं। नहीं, राजेश जी एक बात हम इसमें आपके बात में और हम ऐड करना चाहेंगे। विनोद जी आपके परमिशन से एक बात हम राजेश जी की बात में ऐड करना चाहें। नहीं रवि जी, मैं आप ही के पास आता हूँ। जो राजेश जी ने कहा है बहुत अच्छी बात कहा है, आपको आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं उसमें एक नई चीज देख रहा हूँ। ये नई चीज पे मैं आपके से जवाब लेना चाहूंगा। नई चीज मैं ये देख रहा हूँ कि जब भी ऐसा है तो बीजेपी के वो जो लीडर थे, वो जो आपने देखा होगा कि पिछले इसमें मुद्दे में आप देखेंगे कि जब कभी भी नीतीश मोदी की तरफ से कोई भी स्टेटमेंट आता था तो सबसे पहले लालू जी को ही सामने में लाते थे। और हर बार सुशील मोदी की ये कोशिश होती थी कि जैसे ही तेजस्वी यादव का कोई ट्वीट आए या तेजस्वी यादव का कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आए, तो सीधे सुशील मोदी लालू यादव पे अटैक करते थे, उनके 15 साल के शासन को लाते थे। ये आवाज ड्रम कर रही है आपकी, आवाज ड्रम अच्छा, मैं ड्रम कर रही है आपकी विनोद। मैं कह रहा हूं, मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि क्या ये एक चालाकी है आरजेडी की, जो नीतीश के 15 साल का या 14 साल का एंटी इनकम्बेंसी जो है, इसको सामने में, जनता के सामने में लाने के लिए इस चर्चा से उसने कम से कम तेजस्वी ने ये 15 साल के लालू का जो राज के जो चर्चा 15 साल बनाम 15 साल होता रहा है, उसको उन्होंने इस बार विराम देने की कोशिश की है। एंटी इनकम्बेंसी अगर नीतीश जी के और इस एनडीए सरकार के सामने में आएगी तो इसका खामियाजा कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा।
अगर ये एंटी इनकम्बेंसी नहीं होगी तो फिर आरजेडी को फिर से सरकार में आना थोड़ा मुश्किल होगा। तो क्या इसलिए इसने सेक्रीफाइस किया है, ये मैं आपसे रवि जी जानना चाह रहा हूं। क्या चीज सेक्रीफाइस किया है, क्या सेक्रीफाइस किया है? राजेश जी क्या बोल रहे थे विनोद जी? राजेश जी एक प्रश्न को रख दीजिए ना प्लीज, विनोद सर समझ नहीं पाए। एंटी इनकम्बेंसी तो हम समझ रहे हैं नहीं, उनका कहना है, विनोद जी का ये कहना था कि अगर इनके एंटी इनकम्बेंसी जो नीतीश कुमार के 15 साल की सरकार की अगर है, तो उस एंटी इनकम्बेंसी को भुनाने की कोशिश जो है वो तेजस्वी कर रहे हैं। और सुशील मोदी जो लगातार ये सवाल उठाते रहे हैं कि वो फट से लालू प्रसाद के जो कार्यकाल की जो विसंगतियां रही हैं उसको वो उठाने की कोशिश करते थे अमूमन। तो तेजस्वी बहुत चालाकी के साथ जो लालू प्रसाद पर आक्रमण होता था उस आक्रमण को वो काटने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, तो ये तो हमने शुरू में ही कहा कि जो राष्ट्रीय जनता राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जो तस्वीर लगी रहती थी उस पर बराबर वो लोग उसको निशाना बनाते थे, सत्तारूढ़ दल के लोग। तो वो उससे इसी से बचने के लिए राजद ने, तेजस्वी ने लालू प्रसाद यादव और राबड़ी के तस्वीर को हटा दिया पोस्टर बैनर से, नंबर 1। अब रही बात वो बेरोजगार, वो युवाओं की बात कर रहे हैं तेजस्वी कि युवा को लाना है, इतना रोजगार पैदा करना है, इसको बिना युवाओं के जुड़े हुए बिहार का विकास नहीं होता, इतना % युवा है बिहार में। तो तमाम तरह की वो जान रहे हैं कि हमको कहाँ पे हमको स्ट्राइक करना है, हिट करना है, और वो मास्टर स्ट्रोक उनका देखिए बहुत सारा है। अभी आप देखिएगा कि वो कृषि बिल पर वो खुद ट्रैक्टर चलाते हुए जो है सो डकबंगला अपने वहां से अपने पार्टी कार्यालय तक आए। तो यह उसके ऊपर जो ट्रैक्टर था उस ट्रैक्टर के ऊपर में तेज प्रताप बैठे हुए थे ट्रैक्टर की छत पर। ये फोटो भी बहुत जगह देखे होंगे आप लोग। तो यह एक माने तो वो हर तरह से जान रहे हैं किसान का मुद्दा अहम है, उसको हमको लोक लेना है, तो लोकने की तैयारी में लग गए। अब देखिए युवाओं को रोजगार देने की बात, अब वो जो वेब पोर्टल बनाए थे उसमें भी 22 लाख की कितना लाख बोल रहे हैं, आज क्लेम किए हैं कि हम इतना लोग जुड़ गया है उसमें वेब पोर्टल जो, हाँ 9,45,000, हाँ तो वो जुड़ गई। तो यह सब वो समझ रहे हैं कहाँ पे। आप देखिए अब टिकट अभी लोग का जब ये एनडीए का भी नहीं हुआ है और बंटवारा सीट का न तो महागठबंधन में हुआ है। अब जो महागठबंधन के सीट नौका पर से जो लोग उतर रहे हैं वो तेजस्वी अगर यदि उसको रोक लेंगे, क्योंकि वो राजद जो है सो महागठबंधन में बड़ा माने दल है, इस लिहाज से अगर वो रोकते हैं तो ये उनके लिए ठीक होगा। लेकिन अब वो ऐसा दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो यह कहीं ना कहीं कमी नजर आ रही है। लेकिन तो रवि उपाध्याय साहब, मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि जो उपेंद्र कुशवाहा का महागठबंधन से निकल जाना या मुकेश सहनी का महागठबंधन में भाव नहीं मिलना, इसको कैसे आप देखते हैं? क्या तेजस्वी प्रसाद ये चाहते हैं कि एकला चलो या सिर्फ लेफ्ट से गठबंधन करके? तो क्या इसका कितना असर होगा महागठबंधन पर, या तेजस्वी की जो पॉलिसी है कि हम अकेले चुनाव मैदान में जाएं, इसका क्या इम्पैक्ट होगा? राजेश जी, हम एक चीज, अगर यदि तेजस्वी थोड़ा सा भी अपना ठीक से अगर यदि करते तो ये उनके पास अभी 2 माने स्टार प्रचारक होते, एक वो स्वयं होते और वामपंथी दल की ओर से सीपीआई की ओर से कन्हैया उनको मिलते। तो यह जब 2 स्टार प्रचारक होते तो निश्चित तौर पर कुछ नजारा आपको बदला दिखाई पड़ता जरूर, इसमें एकदम तय मानिए। उधर से और यदि लेफ्ट से तो बातचीत चल रही है शायद, लेकिन चल रही है, लेकिन कुशवाहा और मुकेश सहनी के बाहर होने का क्या आपको लगता है कि अगर जैसा मतलब मुकेश सहनी, हाँ नहीं ठीक है, मुकेश सहनी देखिए अभी बाहर नहीं हुए हैं, नहीं ठीक है, मुकेश सहनी बाहर नहीं हुए, लेकिन मुकेश सहनी ने प्रपोजल दे दिया है कि हमको एक डिप्टी सीएम का
पद चाहिए। तो ये कि ऐसा ऐसा प्रपोजल हो रहा है, माने बेतुका प्रपोजल, और सब कोई बात का नहीं है। ठीक है, अब लेकिन अगर यदि उसमें भी अगर यदि राजनीतिक है तो उसमें भी कह देते कि नहीं तुमको दे देंगे भाई, पहले आओ तो पहले। तो ये लोग बैठ करके कोई वैसा, लालू प्रसाद यादव, वही वही हम कह रहे हैं, ये कमी खलती है लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी के कारण। अगर लालू प्रसाद यादव रहते तो कांग्रेस को भी आज जो है रस्सा कसी करनी पड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा भी उतर के चले गए, वामपंथी दल भी थोड़ा सा देखिए कभी कभी नाराज हो जा रहे हैं। माले जैसे दीपांकर भट्टाचार्य भी कह दिए कि नहीं नहीं अब हमने, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, गड़बड़ झाला दिखाई पड़ रहा है। नहीं तो नहीं, और महागठबंधन अगर जी, हाँ क्या हाँ बोल रहे हैं जी राजेश जी जी? मैं ये कह अगर रहा हूँ नहीं तो कि थोड़ा, हाँ जी 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 हाँ बोलिए बोलिए। परसेप्शन जो है, ऐसा नहीं लगता कि विपक्ष जो है वो अब तक अपना जो परसेप्शन जो उनको बनाना चाहिए कि नीतीश कुमार के मजबूत विकल्प के रूप में हम सामने आ सकते हैं, वो परसेप्शन जो है विपक्ष अब तक क्रिएट नहीं कर पा रहा है। हाँ वही 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 कर रहे हैं। देखिए राजद बड़ी पार्टी है, उसके पास में समीकरण गणित भी, उसका आधार वोट भी जो है वो है। अब वो ठीक है, ए टू जेड कहते हैं, एम वाई समीकरण जो भी कह लें, तो वो आधार वोट तो उनके पास है ही, उसमें तो कहीं सेंधमारी नहीं है। अन्य अन्य दलों के राजेश, वोट में सेंधमारी है, अच्छा लेकिन इनके सुनिए वोट में कहीं सेंधमारी। रवि जी मेरा जी जी बेसिक सवाल क्या है, हम लोग जो आज इशू को लेके शायद हम लोग भटक जाते हैं कई बार। हमारा जो हाँ सबसे हाँ सीधे जी 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 सीधे है, हमारा क्या कि सियासी दंगल जो है उसमें मुद्दे नहीं है। हमें इन सारे लोगों को, चाहे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो तेजस्वी जी हो, चाहे वो चिराग हो, चाहे वो कोई भी पुष्पम प्रिया हो, कोई भी पार्टी के जो अभी सो कॉल्ड चीफ मिनिस्टर के बीच में अपने को कैंडिडेट के रूप में खड़े देख रहे हो या एक उम्मीदवार के तौर पे भी पेश किया हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमारा जी सवाल सिर्फ ये कि हम जनता के मुद्दे को किस तरह से प्रभावी मुद्दे को ला सकते हैं। आज मैं रवि जी, आज मैं पहली बार आज महिलाओं के भागीदारी को लेके मैं बिहार स्वाभिमान आंदोलन का एक प्रोग्राम देखा था, और उसमें कमाल, शायद कल था इनके प्रोग्राम में, काफी अपने बिहार के महिलाएं थी और सारे, मुझे लगता है कि हाउस वाइफ भी थी, कुछ उसमें कहीं काम कर रही थी या किसी पॉलिटिकल पार्टी या एनजीओ संस्था से जुड़ी हुई थी। अमूमन हर आज डॉटर्स डे भी है, तो मुझे अपने बिहार के सारे बेटियों और अपने बहनों और माताओं को भी इस तरह से एक शुभकामना देना चाहिए कि बिहार में इसी डॉटर्स के बिहार में इस बहन और बेटी के बदौलत ही नीतीश जी ने अपना पूरा परफॉर्मेंस बनाया। आपको याद होगा वो साइकिल से लेके और सुरक्षा तक के बीच में। आज बिहार में सुरक्षा का सवाल फिर से सामने में आ गया है, और वो सुरक्षा में देखा बिहार स्वाभिमान आंदोलन का कल जो महिला के साथ में इस तरह का डिस्कशन था, उसमें कई महिलाएं थी और हर के तरफ से एक यही कंसर्न था कि बिहार में क्या 12 बजे रात में नाइट शिफ्ट से कोई महिलाएं काम करके अपने घर लौट सकती हैं क्या? आज अगर बिहार में एक रूल आया है सामने में, उसकी भी महिलाएं चर्चा कर रही थी कि महिलाएं अब रात की ड्यूटी भी ले सकती हैं, उनके रोस्टर में या उनका ड्यूटी चार्ट जो बनेगा उसमें महिलाओं को रात में काम करने की इजाजत है। तो बिहार की महिलाएं आधी आबादी, जो आप कह सकते हैं कि एनडीए का सबसे थोक वोट है, अभी भी बार जो बीजेपी की जो कमबैक हुई है नीतीश जी के, जो पिछली बार भी ये अच्छा खासा उनको वोट मिला था, उसमें महिलाओं का ही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन था। तो क्या ये सुरक्षा का जो कंसर्न है उसको लेके क्यों नहीं मुखर हो पा रहे हैं? उसको लेके जो पुष्पम प्रिया है वो क्यों नहीं मुखर पा रही है? क्या ये सुरक्षा कोई बड़ा मुद्दा है? ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो महिलाएं ने बिहार स्वाभिमान आंदोलन के बैनर में कल अपने डिस्कशन में सामने में लाई थी। रवि जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? राजेश जी, राजेश जी मुझे, हाँ रवि जी मुझे कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। मैं ये सवाल कह रहा हूँ कि इसी बिहार स्वाभिमान आंदोलन के कल का जो डिस्कशन था उसमें मैंने देखा था कि सारी महिलाएं अक्रॉस अपने बिहार की पढ़ी लिखी और हाउसवाइफ महिलाएं थी, उन्होंने सुरक्षा का कंसर्न बताया था। जो सिक्योरिटी है वो बहुत बड़ा कंसर्न है, जो में अब शायद महिलाओं को भी इजाजत मिली है कि वो नाइट ड्यूटी कर सकती हैं, ऑफिस में काम कर सकती हैं, प्राइवेट कंपनीज के इसमें कर सकती हैं। क्या बिहार में कोई पॉलिटिकल पार्टीज ने इस सुरक्षा का कोई मुद्दा है कि जब कभी भी लालू यादव की बात होती थी पॉलिटिकल पार्टीज तो सबसे पहले उनको सुरक्षा के नाम पर ही, तो क्या आज
तेजस्वी पूरे सुरक्षा की बात को लेके, महिलाओं की सुरक्षा को लेके क्यों नहीं मुखर हो पा रहे हैं? क्या ये सुरक्षा का मुद्दा, पुष्पम प्रिया एक महिला कैंडिडेट है, महिला सीएम की फेस बन रही है, क्या उसके अपने मुद्दे में सुरक्षा, महिला सुरक्षा मुद्दा है? ऐसा क्यों नहीं हो रहा है राजेश? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा विनोद जी कि जो महिला जो सुरक्षा का मसला है वह जरूर होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को बिहार में रिजर्वेशन भी बहुत ज्यादा मिल रहा है। जो चाहे पंचायत चुनाव की बात करें, चाहे बीपीएससी एग्जाम हो, रवि उपाध्याय साहब जानते हैं कि बिहार में 35% से ज्यादा रिजर्वेशन जो है महिलाओं को मिल रहा है। बड़े पैमाने पर डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी बनकर महिलाएं आ रही हैं, चूंकि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जहां पर महिलाओं को अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा आरक्षण की व्यवस्था है वहां पर। तो एक जागरूक राज्य होने के बावजूद आपने सही कहा कि पुष्पम प्रिया चौधरी सीएम कैंडिडेट हैं, विदेश से पढ़कर आई हैं, लेकिन अब तक उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा नहीं बनाया। 2010 में जो नीतीश कुमार को बड़े जनादेश के साथ बिहार की जनता ने जो चुनकर लाया था, उसमें लॉ एंड ऑर्डर, सुरक्षा जो था वही एक बड़ा मुद्दा था। सड़क, बिजली, पानी, यह एक हर एक चुनाव में बुनियादी मुद्दे होते हैं। लेकिन 2010 का चुनाव मुझे याद था कि मैं फणीश्वर नाथ रेणु के गांव में मैं जब गया था कवर करने के लिए, तो मैंने वहां देखा कि उस गांव में सड़क भी थी और बेटियां साइकिल पर फर्राटे भरते हुए पोशाक पहनकर एकदम आराम से साइकिल चलाकर स्कूल जा रही थी। और वह एक परिवर्तन का बड़ा जो है वो संवाहक बनकर आया कि बेटियों को स्कूल जाने की पोशाक दिया गया, रुपए दिए गए। और महिलाओं की सुरक्षा नहीं, नॉर्मल जो विधि व्यवस्था के सवाल पर जो तमाम अपराधियों पर नीतीश कुमार ने नकेल कसे थे, मुन्ना शुक्ला, सूरजभान सिंह, आनंद मोहन, तमाम जो बड़े अपराधी थे उनको जेल के सलाखों के पीछे भेजा और उसका एक बड़ा मैसेज गया। लेकिन इस चुनाव में अभी चूंकि पिछले 2 साल में अगर देखा जाए तो बिहार में पहले के मुकाबले अपराध का ग्राफ बढ़ा है। और ऐसे में मुझे लगता है कि तमाम पार्टियों को विमेन जो सुरक्षा का मामला है उसको मुद्दा बनाना चाहिए। लेकिन विनोद जी, चूंकि बिहार में मुद्दे बनते ही नहीं रहे, हम सब लोग जानते हैं कि बिना मुद्दों के चुनाव होता है। मुद्दों की भरमार है, बालू से भरा पड़ा पूरा मिथिलांचल का इलाका, मछली और मखाना पान की संपन्नता वाला इलाका, जहां पर पानी को अगर कंजर्व किया जाए तो पूरे दुनिया भर के लोगों को हम बिजली दे सकते हैं। लेकिन वह एक मुद्दा नहीं है। पलायन एक मुद्दा होना चाहिए, वो मुद्दा नहीं है। फैक्ट्री नहीं लग रही है, वो मुद्दा नहीं है। बेरोजगारी का सवाल है, वो मुद्दा नहीं है। कास्ट इक्वेशन है। मैं रवि जी, क्या मेरी बात सुन रहे हैं? रवि जी, क्या मेरी बात पहुंच रही है आपके पास? हाँ, अभी आ रहे तो मैं रवि जी आपसे ये जानना चाह रहा, आपसे मैं यही जानना चाह रहा था, जो मैंने शुरुआती दौर में बात की थी, पहले शुरू में प्रोग्राम में यही बात आपसे जानने की कोशिश की थी कि आपने लंबे दौर से बिहार के इलेक्शन को कवर किया है, बिहार के इलेक्शन के मिजाज को समझा है। तो क्या बिहार का इलेक्शन का मतलब क्या केओस होता है? क्या केओस इन द सेंस कि आप ये देखिए कि जब कभी भी बिहार का इलेक्शन होता है, पहले बूथ ग्रैबिंग का एक ये बड़ा, सबसे बड़ा ये, आप नल्ली सिंह जो जर्नलिस्ट बनी थी शुरू में, तो सबसे पहले टेलीविजन पे बिहार के बूथ कैप्चरिंग को ही लेकर एक्सक्लूसिव का खूब जबरदस्त मीडिया में अपने को ये बनाया था। तो और अपने को बिहार के उस चुनाव से कहो राजेश जी, याद है कि नहीं? तो नल्ली सिंह हाँ, वो आती थी तो कि फिर रहिए ना बेखबर, देखते रहिए खास खबर, देखते रहिए खास खबर। तो रवि जी, तो ये सेंसेशन और ये जो केओस है, ये बिहार की इलेक्शन का यूएसपी बन गया। आप पिछले इलेक्शन से लेके हर इलेक्शन में आप देखें कि न्यूज़पेपर का जो हेडलाइन बनता है, वो कभी भी न्यूज़पेपर हेडलाइन जो है बिहार का एक इलेक्शन इश्यूज को लेके सामने में लाके नहीं बनती। आप इलेक्शन इश्यूज को लेकर टेलीविजन ने कभी भी बिहार के हेडलाइन को नहीं दिया है। बिहार का हेडलाइन हमेशा ऐसे मुद्दे को ढूंढा जाता है जिसमें उसका निगेटिव इंपैक्ट होता है। तो क्या बिहार के मतदाता इस बात के लिए संजीदा नहीं है कि बिहार का जो ये फेस बनाया जाता है, बिहार का जो ये इमेज बनाया जाता है, चाहे वो पार्टीज की तरफ से हो, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो बिहार के जो बड़े लोग हैं जिस तरह से इलेक्शन के माहौल को बनाते हैं, उनपे क्या वोटर्स का, जनता का ऐसा कोई दबाव नहीं है कि वो मुद्दे को लेके आ जाए?
क्या रवि जी, क्या ऐसा जनता के साथ में ऐसा कुछ है नहीं कि वो अपने साथ में मुद्दे को बताएं कि ये मुद्दा है बिहार का? ऐसी पॉसिबिलिटीज है क्या? देखिए ऐसा है कि मुद्दा तो हर बिहार का जो इमेज बनाया जाता है, चाहे वो पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो मीडिया की तरफ से हो, चाहे वो बिहार के जो बड़े लोग हैं जिस तरह से इलेक्शन के माहौल को बनाते हैं, उनपे क्या वोटर्स मुद्दे को लेकर आ जाए? क्या ऐसा जनता के साथ में ऐसा कुछ है नहीं वो अपने साथ में मुद्दे को बताए कि ये मुद्दा है बिहार? आवाज लगता है गायब हो गई है क्या रवि साहब? आपको आवाज सुनाई नहीं, अब पड़ ठीक रही है, अब ठीक है। बीच हाँ, आपकी आवाज मिल रही है, बोले। हाँ बोलिए बोलिए देखिए मुद्दा बोलिए तो सर। बनाया जाता है। हम नहीं वो कह रहे हैं कि मुद्दा जो बोल रहे हैं कि मुद्दा पॉलिटिकल पार्टी, देखिए पॉलिटिकल पार्टी यहाँ विधानसभा का चुनाव में आप देखिएगा, लोकसभा का चुनाव में देखिएगा अलग है, विधानसभा के चुनाव में अलग है, वही पंचायत का अगर वार्ड का इसका चुनाव होगा तो उसका अलग। तो ये विधानसभा के चुनाव में मुद्दा रहता है। लोग बहुत ही लोकल, उधर का पुल नहीं बना, सड़क नहीं बना, बिजली नहीं पहुंची, राशन कार्ड नहीं बना, तो ये सब मुद्दा होता है। लेकिन ऐसे आप देखिएगा बिहार के कंटेक्स्ट में तो सॉरी, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने तरह से, अभी देखिए मुद्दा हम लोग जैसे कह रहे हैं, मुद्दा इस बार बेरोजगारी का है, युवाओं का है। ये लोग सारे आप देखिएगा, भारतीय जनता पार्टी हो, राष्ट्रीय जनता दल हो या कांग्रेस हो, सब पार्टी में कहीं ना कहीं युवाओं की बात की जा रही है। अब इसके पहले वाले में आधी आबादी की बात होती थी, अभी देखिए सब जगह युवाओं को, बेरोजगार को नौकरी देंगे। तो हर पार्टी कह रही है कि बेरोजगार हमारी सरकार बनेगी तो हम युवाओं को नौकरी देंगे, या किसी पार्टी की बात कर लीजिए। तो यह तो एक मुद्दा है इस बार के चुनाव में। और उसके बाद से अब देखिए जैसे विपक्षी क्या करेंगे, लॉ एंड ऑर्डर का जैसे बात हो रहा है ना कि लॉ एंड ऑर्डर, अब जैसे कह रहे हैं कि लड़कियां जो है सो, अभी कुछ देर पहले हमको एक आध लाइन सुनाई पड़ा कि मिश्रा जी कह रहे थे कि आधी आबादी की बात हो रही है, तो स्कूल को में गांव में क्या पढ़ाई के लिए और क्या इतना लॉ एंड ऑर्डर के बारे में कुछ हमको जो हल्का फुल्का सुनाई पड़ रहा था कि रात में जो है उनको प्राइवेट सेक्टर में काम करने के लिए आजादी ये। तो अभी वैसी स्थिति राजेश जी बिहार की नहीं है कि रात के समय हाँ में, बिल्कुल अभी बिल्कुल। हमारे घर की बेटी भी या बहन पत्नी भी हमारी अगर जाती है 7 बजे, तो हम लोग हार्ट ऑफ द सिटी में रहते हैं, तो धक धक करते रहता है कि वने वो सुरक्षित आ जाए 8 बजे 9 बजे। बाद में घटना यहाँ तो अच्छा, पुलिस पेट्रोलिंग क्या है सो आप भी समझ सकते हैं, हम भी समझ सकते हैं। ऊपर वाले के हाँ कृपा बिल्कुल। से अगर आप लौट के चले आए तो ठीक है, नहीं तो फिर ठीक है। अभी इसी बार के चुनाव में देखिएगा कि किस तरह से एक बड़े नेशनल चैनल के पत्रकार को किस तरह से दौड़ा दौड़ा के मारा गया, बूथ पर मारा गया। आप भी जानते होइएगा, अब हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, उसको हाँ दौड़ा दौड़ा के मारा गया। तो वो क्यों भाई, तो लाइव कवरेज कर रहा था किस तरह से बूथ पे ये हो रहा था। तो ये सब तो है भाई, पुलिस देख रही है लेकिन नहीं कुछ कर पाती है। तो ये तमाम अभी देखिए, ऐसा कौन दिन, ये देखिए अब ये कहिए कि इस समय के पीरियड में अखबार में बहुत सारी बातें जो है सो हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम बोल दे रहे हैं, बहुत सारी बातें नहीं आ पा रही, तो हाँ उसको बिल्कुल। टोन डाउन किया जा रहा है। टोन डाउन, तो देखिए टोन सर, डाउन है एक तो मुझे उसको। लगता है ना सर, रवि सर, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ हाँ बिहार में एक परसेप्शन का भी खेल है। बिहार में परसेप्शन और एक माइंडसेट का भी खेल है कि हम हाँ, अपना ठीक है, परसेप्शन चेंज नहीं कर पा रहे हैं। मीडिया ने जो परसेप्शन बना बिल्कुल। दिया, मान लीजिए हम 90 के दौर में, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि हम 90 के दौर में बिहार से हम दिल्ली आ गए, और दिल्ली आए, यूपीएससी की तैयारी की, और तैयारी करने के बाद हम मीडिया में आ गए। और मीडिया ने जो परसेप्शन उस समय क्रिएट किया, मैंने देखा 2005 बिहार विधानसभा चुनाव के समय दिल्ली से एक पत्रकार गए, उनका घर मोकामा था, वो बेगूसराय गए। हम सब लोग जानते हैं कि बेगूसराय बूथ लूट के लिए और पकड़ुआ ब्याह के लिए जाना जाता है। बूथ लूट, हाँ हाँ दूसरे ही आम चुनाव में बेगूसराय से पकड़ुआ ब्याह की शुरुआत हुई, बूथ लूट की शुरुआत हुई 1957 से। जो तस्कर सम्राट थे कामदेव सिंह, उन्होंने हाँ हाँ कांग्रेस के लिए बूथ लूटा था। तो उस वो जो एक छवि बनी हुई है बेगूसराय की,
आज भी किसी से जब किसी ने मुझसे पूछा कि आपका घर कहाँ है, मैंने बोला पटना। बिहार, बिहार में कहाँ? मैंने कहा पटना में भी घर है। तो नहीं, पर मूल घर कहाँ है? मैंने कहा पटना में घर है लेकिन मूल घर बेगूसराय है। कहा अरे वो तो बड़ा बदमाश इलाका रहा है, आपके यहाँ तो बूथ लूट होती थी। तो वो एक परसेप्शन जो है वो कैरी ऑन कर रहा है। और जब मैं कह रहा था आपको कि मोकामा के वो गए रिपोर्टर, तो मैं उस समय मुजफ्फरपुर में पढ़ाई कर रहा था पर जर्नलिज्म की, और एक अखबार में मैं लिखता था वहां से। तो मैं बिहार देखा वहां पर 2005 में जो फरवरी वाला चुनाव था, उस चुनाव में कि वो आए तो एक खबर प्लांट करके नकली बम जो है उसको बांध के सुतली से उसको बांध करके, और फिर खबर को उसी तरह से प्लांट किया जा रहा था कि बेगूसराय में आज भी बूथ लूट होती है। मैं जब देखा नहीं नहीं, अब बहुत मतलब अचंभा वाली बात थी कि भाई मतलब ये 57 की बात है और उसको आज भी हम मीडिया वाले कैरी ऑन कर रहे हैं। तो फिर ये अपराध का जो ग्राफ बढ़ता है घटता है, हम दिखाते उसको उसी अंदाज में है। क्राइम आज हो या पहले हो, उससे ज्यादा क्राइम दूसरे स्टेट में भी रहा। दिल्ली में बिल्कुल जब बिल्कुल कांग्रेस की सरकार थी उसमें भी क्राइम रहा और जगह। तो एक परसेप्शन का भी खेल है और माइंडसेट का भी खेल है। तो जो यूथ है वो, हम बिहार में मुद्दों को नहीं उठाएंगे, कास्ट लाइन पर वोट करेंगे। और एक सर मुद्दा इसलिए भी नहीं उठ पाता है कि मान लीजिए कि कोई क्षेत्र है, अब उसको उसको मतलब चिन्हित कर दिया गया है कि ये भूमिहार बहुल है, यहाँ भूमिहार लड़ेंगे, ये यादव बहुल है, यहाँ से यादव लड़ेंगे, ये ब्राह्मण बहुल है, ये ब्राह्मण लड़ेंगे, ये कुशवाहा बहुल है, यहाँ से कुशवाहा लड़ेंगे। तो अपनी जाति को जब तक वोट देना लोग नहीं बंद करेंगे तब तक मुद्दा सामने कहाँ से आएगा, ये मुझे बताइए। नहीं, अब देखिए, अब राजेश जी एक मिनट इसको, अब देखिए पॉलिटिकल पार्टी भी क्या करते हैं, वो जो है सो हर देख लेगा कि इस पर में यहाँ पर किस जाति का वोट है, कितना परसेंटेज है वहाँ। रवि जी हाँ जी माफ जी, करिएगा, पास अब टाइम अरे नहीं नहीं है। ठीक, अब हम लोग हो 10 जाते बजे, हैं। हाँ 10 बज गया है और आज जो है तकनीकी कुछ खामियां रही है जिसके कारण जो है हम लोग कुछ बातों को बीच में व्यवधान है। मैं तो सबसे ज्यादा शर्मिंदा ये है मेरे लिए कि आप जैसे लोग हम लोगों के बीच में हैं और बहुत से वक्त निकाला है, और इसके बावजूद भी जो बेसिक हम लोग गंभीर विषय को लेके आए थे जिसमें हम चाह रहे थे कि हम लोग एक कम से कम, हमारी कोशिश क्या है कि हम लोगों की कोशिश सिर्फ इतनी है कि बिहार में जो माहौल है हम नहीं बदल सकते, आप नहीं बदल सकते, राजेश जी नहीं बदल सकते। हमारा सिर्फ एक प्रयास है कि बिहार में जो एक पॉजिटिविटी से चार्ज हो, बिहार के लोग भी इस चीज को सोचे कि आज ही आपका जीवन नहीं है। हम लोग जिस दिन अपने बच्चे के साथ साथ अपने समाज के लिए सोचने लगेंगे, हो सकता है बिहार भी बदल जाए। अभी तक के जो बिहार की सियासत है, हम अपने परिधि में अपने ही लेंस में उसको देखना चाहते हैं। हम जिस दिन उसको देखने में अपना चश्मा बदल लेंगे और हमें उसके बिहार के भविष्य को दिखने लगेगा उस चश्मे में, तो जाहिर सी बात है हम अपने थिंकिंग में को बदल लेंगे। आज इस कोरोना के काल में बिहार के लोगों ने देखा है कि सियासत का जो मिजाज है और जिसको आप जनसेवक कहते हैं, वो असली जनसेवक कौन है। हमारे साथ अब बिहार के जो सारे मजदूर हैं वो वापस आ रहे हैं, और वापस जब आते हैं तो हम लोग गाहे बगाहे दिल्ली में उनसे बिहार का वो एक्सपीरियंस पूछते हैं उस लॉकडाउन का, तो उसमें बड़ा एपैथी है समाज का, शासन का, व्यवस्था का, जिस तरह से एक डिस्कनेक्टिंग रहा है उन मजदूरों के साथ में, बिहार के गए हुए लोगों के साथ में, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि एपैथी है। इस सब के बावजूद में बिहार का चुनाव पूरे देश के लिए एक रोमांचकारी होता है। राजेश ने कई बार चुनाव का कवर किया है और हर बार उसी रोमांच को बताने की कोशिश की है। रवि जी, हम तो जब कभी भी आते हैं यहाँ पे, बिहार चुनाव 4 बार मैंने कवर किया, 4 टाइम कवर बिहार इलेक्शन। तब उपाध्याय सर गवाह, अब आइएगा कि नहीं? अरे अरे, आप आइएगा ना कि नहीं आइएगा? इस बार आइएगा ना? अच्छा कोरोना है, अब ठीक है, आइए। ऑफिस के लोग कहेंगे तो आया जाएगा। हाँ लेकिन सर सवाल सर एक बहुत बड़ा ये है कि हमारे एक रंगीश ठाकुर है, वो कह रहे हैं कि कृषि उद्योग, रोजगार, पर्यटन उद्योग और स्वास्थ्य, ये मुद्दे कब बिहार के होंगे, इस पर कब वोटिंग होगी। तो स्वास्थ्य एक बड़ी समस्या है और स्वास्थ्य के मोर्चे पर अस्पतालों में डॉक्टर, नर्स और तमाम तरह की जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसका नितांत अभाव रहा है। और मेडिकल फैसिलिटीज को लेकर सदर अस्पताल जो है वो बहुत खस्ता हालत में है। तो जनता कब इन मुद्दों को रेज करेगी, कब स्वास्थ्य के सवाल पर
टूरिज्म के लिए बिहार में बहुत स्कोप है, लेकिन टूरिज्म भी एक मुद्दा नहीं बन पाता है। जबकि आप पुरी चले जाएं, उड़ीसा में छोटे छोटे जगह पर आप देखेंगे कि टूरिज्म से करोड़ों राजस्व की जो है वो राजस्व का लाभ जो है राज्य सरकार को मिलता है। तो क्या हेल्थ का मुद्दा जो है वो इस बार चुनाव में मुद्दा एक बनेगा? आपका अपना अनुभव क्या कहता है? ये जो रवि सर। ये स्क्रीन पर आ रहा है इसी पे बोले। हाँ हाँ हाँ, जी जी जी। ये स्क्रीन पे आ रहा है ना, राजेश ठाकुर वाला ना। देखिए, हाँ जी। बिहार में इसके लिए हम लोगों को ये मुद्दा कैसे बनेगा, हम लोगों को ही उठ करके अब जाना होगा पॉलिटिकल पार्टी के पास कि भैया ये क्या कर रहे हो, हम लोग कहाँ ले जा रहे हो बिहार को। ये तो कभी मुद्दा ये सब बनने वाला नहीं है। सब तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है, आप उससे देखिए ना। आज अब देखिए, शिक्षा की बात है। तमाम बिहार के बच्चे चले जाते हैं पढ़ने के लिए बाहर, और वहां पर सारा पैसा धनराशि देते हैं। अब पेट काट के हम लोग भेजते हैं अपना बेटा बेटी को अब वहां पढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर सारा कुछ है, लेकिन मैंने नहीं हो पाता है। अब देखिए कृषि की बात, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है, लेकिन उसके बावजूद इसके देखिए कि यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। उद्योग धंधा यहाँ पर है नहीं। एक कारखाना जो था वो सब भी बंद बंद पड़ा है। अब दावे तो बड़े बड़े होते हैं कि ये कारखाना वो कारखाना लग गया, लेकिन कहीं कुछ धरातल पर देखिएगा सब पेपर पर है, कहीं कुछ नहीं है। पर्यटन का तो आप देखिए रहे हैं कि पर्यटन का क्या हाल है। एक जो आप बोध गया जाता है आदमी पटना से घूमने के लिए, वहां पर भी अगर लेट आवर आप घूमिएगा तो वहां पर भी स्थिति वही है। तो ये रोजगार का तो कहना ही नहीं है। रोजगार की बात इस बार लोग कर रहे हैं सारे, माने सत्ता पक्ष और विपक्ष। अब देखिए, हो सकता है कि नवंबर के बाद में सरकार बने तो कुछ करे तो रोजगार मिले हम लोगों को, फिर तो होगा। तो रोजगार में से क्या क्या बोल रहे हैं? जी जी, कुछ बोल रहे हैं क्या? नहीं नहीं, ठीक ठीक, आप सही बोल रहे हैं। तो ये तो कृषि उद्योग और रोजगार, पर्यटन उद्योग, ये सब। तो देखिए, पर्यटन को ही अगर बढ़ावा यहाँ दिया जाता तो अपने आप में यह रोजगार। अब जैसे यहाँ पर गंगा है, गंगा के किनारे अगर वो ड्राइव वो क्या बोलता है बना दिया जाता, बोटिंग का ये सब सिस्टम, तो ये सब होता ही नहीं है। वहां पर होगा तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम हो जाएगा। वहां पर शामे को जो है सनसेट के बाद छीन लेगा वहां। तो वहां पे उसको व्यवस्था करना पड़ेगा। वो नहीं करिएगा तो आप देखिए ना, आप गंगा किनारे इंजीनियरिंग कॉलेज के पास जाइए, सनसेट के पास देखिएगा, या तो लाख शराबबंदी हो, फलना हो, ढकना हो, लेकिन आपको कुछ ना कुछ हिलता डुलता हुआ आदमी मिल जाएगा। हम लोग भी रात में आते हैं टहलते बुलते, 12 बजे रात में एक आध गो आपको तमाम या तो चरस पीता है कि गांजा पीता है, भगवान जाने, सब आपको डोलता हिलता डुलता नजर आएगा। तो हम लोग भी सड़सड़ा के भागते हैं, भाई कौन यहाँ रुके नहीं करे। तो ये है तो देखिए व्यवस्था। तो सर, ये जो मसला है ना, ये हमारे माइंडसेट से भी जुड़ा हुआ है। और इसके लिए सिर्फ हम सरकार और लॉ एंड ऑर्डर को जिम्मेदार नहीं बता सकते हैं। जो जागरूकता है, जो अवेयरनेस है, वह भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। और मुझे लगता है कि शराबबंदी के पहले भी एक मजबूत जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए था। बाद में बीएमपी के डीजीपी के रूप में गुप्तेश्वर पांडे ब्रांड एम्बेसडर बनकर शराब मुक्त हो बिहार, जय शराबबंदी, बिहार हाँ जय बिहार नारा लगाते रहे। ठीक है अरे भाई रवि जी, जी। रवि जी, आज माफी चाहूंगा कि आज बहुत ही आउट तकनीकी आउट कहाँ हो जाते कारण जो हैं है। आप? आउट कहाँ हो हाँ, जाते हैं? अरे आज मैं आउट जहाँ कहाँ हो बैठा, जाते हैं? नहीं नहीं, आज मैं जहाँ बैठा हुआ हूँ, मुझे लगता है कि बीच बीच में कहीं से वो प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ टेक्निकल हो सकता है, एरर हो। लेकिन हम सबसे माफी चाहते हैं कि आज थोड़ी सी व्यवधान में भी हम लोग इस सार्थक बहस को आगे बढ़ाते रहे। और आगे जब कभी भी हम इस चीज को आएंगे, रवि जी आपसे बस एक गुजारिश है, आपसे निवेदन है कि आप जब आते हैं, हम लोग सिर्फ जानने के लिए आपके साथ आते हैं कि आपसे कुछ सीखें, आपसे कुछ समझें। बिहार की जो नई चहल पहल है, बिहार की जो नई बात है, उसको कुछ समझ के हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग चूंकि आप ग्राउंड पे हैं, आप ग्राउंड रियलिटी के बैकग्राउंड को देखे हुए हैं, आप इतिहास को जानते हैं, आप भूगोल को जानते हैं, आप समाज को जानते हैं, बिहार को जानते हैं। मेरा सिर्फ बिहार से एक ही निवेदन होगा, बिहार स्वाभिमान आंदोलन से, कि सिर्फ जो है हमें जात से लेके इन सारे चीजों को आप रखिए, लेकिन एक बार चुनाव में मुद्दों का चुनाव जरूर बनाइए। जो ये मुद्दा विहीन जो बिहार का चुनाव बनते जा रहा है, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज को ये लगना चाहिए कि उनके पास इशू हो, उनके पास मुद्दे हो, तो उनके पास समाधान भी हो, और उसके साथ अगर जनता के बीच में हो जाते हैं तो एक सार्थक बहस होती है। और हमारी ये कोशिश रहेगी कि वर्चुअल बहस पर नेता अपनी बात
कहेंगे तो हम लोग जनता की बात जो है इसी तरह से वर्चुअल और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डिस्कस कर सकेंगे। रवि जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, राजेश राज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और हम तमाम दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग माफी चाहेंगे कि आज टेक्निकली कुछ एरर रहा, लेकिन आगे फिर कभी आएंगे तो इसको सुधार के आएंगे। नमस्कार। ठीक 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 है राजेश जी, नमस्ते।